आज हम रिवीजन नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और आप 5 बजे के बाद भागने लगते हैं। ठीक है, लेकिन आज 5:15 या 5:20 के पहले नहीं छोड़ेंगे। कौन है भागने वाला? हम 5:30 तक ही है। 5:30 तक हो ना? हाँ। तो आप ही हो केवल। मैं एक अकेले को तो पढ़ाऊंगी नहीं, मुझे मैक्सिमम का बेनिफिट करना है ना। तो कौन कौन भागने वाले हैं मुझे पहले ही हाथ उठा दे। सारे रखेंगे तो हम किससे आता। 2 लोगों को प्रॉब्लम होती है जाने में, तो जो है वैसे 5:15 तक तो एकदम रहना ही रहना है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं हो जाए। मैं तो नहीं गया था, मैं लेने गया था, मैं दुकान पे मैं वो कहते हैं पॉलिटिकल जो 10 रुपया होता हूँ तो कौन लेना है? दोनों लेना है। दोनों। हाँ, मैं वो 2 दिखा दिए फिर मैं। एक नेचुरल होता है और उसमें कोई आउटलाइन वगैरह नहीं होगी, और एक पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल वाले में आउटलाइन होगी, में स्टेट वगैरह अलग होंगे और जब विश्व का लेंगे उसमें देश अलग होंगे। विश्व का ही करा मैंने, विश्व का हम 2 थे जो पॉलिटिकल का था उसमें। हाँ पॉलिटिकल का। हाँ, दोनों लेती हूँ। देखिए, विश्व में घास के मैदान, हमें मैदान पढ़ना था। मैदान में हम जानते हैं कि मैदान पर्वत पठार से अलग होते हैं, उसपे कोई ढाल नहीं होता, कोई कगार नहीं होता, ना ही उसका तल ऊंचा नीचा या सपाट ऐसा कुछ नहीं होता, वो समतल होता है। समतल जो देखें आप, और अधिकतर ये देखा जाता है कि समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान और 200 मीटर की से नीचे वाले स्थान आपके मैदान में आएंगे। लेकिन कुछ पहाड़ों पे भी मैदान होते हैं, जैसे यहाँ पर शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में 2 मैदान है जिनका नाम है द्वार और दून। पश्चिम वाले को दून बोलते हैं, पूर्व वाले को द्वार बोलते हैं। ठीक है, द्वार हरिद्वार, जब आप हरिद्वार जाएं तो हरिद्वार में आप द्वार को देखें तो वो जान जाए कि ये मैदान है। ठीक है, कौन सा मैदान है? 2 श्रृंखलाओं के बीच में स्थित मैदान है, और उसके पीछे है आपका ये आपका मध्य हिमालय, ये आपकी शिवालिक श्रेणी, इसके पीछे वाला ये दून है और ये द्वार है। तो द्वार ये हरिद्वार है, इसका नाम लोगों ने बाद में दिया हरिद्वार, और दून को देहरादून। ये दोनों शहर हैं आपके। ठीक है, और ये शहर कहाँ बसे हुए? मैदान में। तो 2 पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में जो मैदान बनता है, अब ऐसे थोड़े ना है कि यहाँ पे पर्वत ऊंचाई लिया या मोड़दार मोड़ बना तो जो है अगली वाली श्रृंखला जो आएगी वो यूं बनता है ना, यूं। तो ये बीच का स्थान जब भर जाता है सेडिमेंट से, ये कटेगा, यहाँ का एरिया कटेगा, जब बारिश फूट ओला पाला इन सब चीजों से जब वो चटकन पड़ती दरार पड़ती है और टूटते फूटते टूटती है, और जब जल बहता है इस पर से तो ये जो है बहकर नीचे ही तो यहाँ पे तली में आके बैठेगा। तो जब ये तली में बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा? भर जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक बहुत छोटा सा रीजन बनता है और 2 पहाड़ियों के बीच में होता है। ठीक है, तो जो हम ऐसे देखते हैं क्योंकि हम 2D देख रहे हैं इसमें,
हमारा 3D तो है नहीं कि हम आपको ऐसे ऐसे करके दिखाएं। तो ऐसे ये समझ लीजिए महान हिमालय ये आरबीसी वाली स्टडी है, इसके बीच में जो जगह होगी, एक हमारा जो ये एंटीक्लाइन है, ये सिंक्लाइन है। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीच में जो सिंक्लाइन होता है ये भर जाता है, और जब भरता है, एक बार हमने उसमें भी बताया था, जब प्लेट टेक्टोनिक बताया था उसमें भी बताया था, जियो सिंक्लाइन होती है, भूसन्नति होती है। भूसन्नति क्या होती है? ये एक छिछली सी तली होती है जिसमें सेडिमेंट भर जाते हैं, और धीरे धीरे वो जो है तली नीचे को बैठने लगती है, तो दोनों किनारे पास आते हैं। वो तो बहुत बड़ी बात थी, एक समुद्र की बात थी, एक समुद्र का। ये छोटी है, तो इसमें जो है तली नीचे को इतना नहीं बैठती है, और ये भरते भरते एक मैदान का निर्माण करती है। तो हम जो देहरादून और हरिद्वार देखते हैं, ये हमारा क्या है? मैदान है, पहाड़ी मैदान है। ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई आपको 100 मीटर और 200 मीटर वाली जो हम रेंज बता रहे हैं वो नहीं होगी। ठीक है, जो हम नदी द्वारा निर्मित मैदान, कई तरीके से मैदान बनते हैं। एक तो नदी द्वारा बनता है, एक तो पहाड़ों के बीच में बन जाता है, एक हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान बनता है। ठीक है, तो मैदान कई प्रकार से बनते हैं। तो विश्व में जब हम मैदान देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जहां घास के मैदान बने हुए हैं वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, पहले हम उनको देख लेंगे। और एग्जाम में आने वाले घास के मैदानों का निर्माण होता है जब वर्षा की मात्रा कम होती है। जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। ये तो अब बायोम में पढ़ रहे होंगे। बायोम, बायोम, बायोम पढ़े आप? अभी सर पढ़ा रहे थे आपको फॉरेस्ट, तो उसमें तो आया होगा आपका, फॉरेस्ट में ही तो आया होगा कि जो है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो कहाँ पर निर्मित होते हैं? पृथ्वी है हमारी, इक्वेटर है, ये आपकी ट्रॉपिका कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। तो आपका उष्णकटिबंधीय एरिया यही होता है, और इसमें आपको क्या मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे ज्यादा वर्षा भी यही होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होगी तो सबसे ज्यादा जो है वन। देखिए वर्षा के सीजन में क्या, चारों तरफ हरा भरा, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ये देखते हैं आप ना, पेड़ पौधे हरे भरे, घासें, छोटी छोटी घासें बड़ी हो जाती हैं। जून जुलाई में देखिए, जून में देखिए, मई में देखिए, जब बारिश नहीं होती है तब क्या होता है? घासों की लंबाई छोटी हो जाती है ना, हरियाली दिखती नहीं है। सब जगह से जो ग्रो करने वाले ट्रीज होते हैं वो सारे छोटे छोटे होते हैं, सारे अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण इतना ज्यादा मात्रा में, वाष्पोत्सर्जन पेड़ों से होता है, वाष्पीकरण आपके धरातल से होता है या कहीं जल से होता है। ठीक है, तो जब आपका ये धरातल पूरा गर्म है और हवा भी गर्म है, तो हर जगह से पानी को खींच रही है, सोख रही है, यहाँ तक कि आपके शरीर से भी पानी खींच लेती है। वरना आप चाहे कमरे में बैठे रहो फिर भी आपके शरीर से पानी सूखता रहता है, इसलिए गर्मी में ज्यादा प्यास लगती है ना। तो जो है उस समय हवा इतनी गर्म होती है जिसे हम लू कहते हैं, वो लू सभी को जला देती है। तो उस समय जो है धरातल पर से पानी सूखने लगता है। तो जहां जब कम पानी होगा तो क्या जो ये नेचुरल वेजिटेशन है ये ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे अपने को कम करने की, सिकोड़ने की, जिससे उनका कम से कम पानी यूज हो, तो अपने पत्ते गिरा देंगे। अच्छा ये बताइए, 10 लोगों के भोजन बनाने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी ना, तो अगर उसके पास 10 पत्ते हैं किसी के पेड़ के पास, तो वो जो है अगर उसमें से 8 पत्ते गिरा दिए, 2 पत्ते हैं तो 2 ही पत्तों के लिए भोजन बनाना होगा ना, और 2 ही तनों के लिए। धीरे धीरे जो है वो डंडियों को, टहनियों को गिराती है, और पत्तों को, टहनियां सूख जाती हैं कुछ और पत्तों को गिरा देते हैं। तो जब पानी की कमी होने लगती है, ऐसी स्थिति और भी रीजन में आपको देखने की मिलेगी जहां पर आपको पानी कम बरसता है, वर्षा कम होती है। ठीक है, तो एक तो हो गया वर्षा जहां कम होगी वहां पर मरुस्थल और मैदान, घास के मैदान डेवलप होंगे। ठीक है, मरुस्थल तो जो है 25 सेंटीमीटर तक से भी कम वर्षा होती है जहां, वहां डेवलप होते हैं। 25 से ज्यादा जहां होती है वहां, और 100 से 75, 25 से लेकर के 75 के बीच में जहां वर्षा होती है वहां आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं ग्रासलैंड को, इन्हीं घास के मैदानों को हम विश्व में देखेंगे कहाँ कहाँ है और इनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है,
इनके नाम भी रखे गए हैं वहां के अनुसार। जैसे हम अपने यहाँ कुछ भी नाम, जैसे इंडिया में हम हवा, जो बारिश कराने वाली हवा होती है उसका नाम हम मानसून कहते हैं। ठीक है, हम अपने यहाँ हरिकेन नहीं बोलते, तूफान, एक तूफान, लेकिन जो है अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है, हम अपने यहाँ चक्रवात बोलते हैं। ठीक, कहीं जो है उसका नाम विली विली है ऑस्ट्रेलिया में, और कहीं कुछ और है। तो ये सब चीजें हवा वाले में देखेंगे जब वायुमंडल पढ़ेंगे। अभी हम स्थल मंडल में हैं। स्थल मंडल में जितने भी स्थल हमको आंखों से दिखाई दे रहे हैं हम सारा सभी का अध्ययन करेंगे। तो अब हमारा ग्रासलैंड है, घास के मैदान। इसमें दो तरीके के घास के मैदान आपको दिखाई देंगे, एक तो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और एक टेम्परेट उपोष्णकटिबंधीय। ये दो तरीके के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इसमें दो कैटेगरी करके बनाती हूँ, आप भी बनाते रहना साथ साथ, और दो एक पॉइंट आप लिखते भी रहना। ये तो आपको आता होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आता होगा, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। वरना आप 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें बहुत इजीली आपको एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और आप समझ जाएंगे। उसमें आपको ये भी बताएगा कि एक गोला है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से एक आप नाइन्टी डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे और ये रेखा ये समकोण बना रही है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इधर भी रेखा खींच देंगे 90 डिग्री, साउथ है ये नॉर्थ है। तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव हुआ, ये उत्तरी ध्रुव हुआ। और ठीक है, ये आपका दक्षिणी और ये उत्तरी। लेकिन हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी हमारी, हम डायरेक्ट उत्तर दक्षिण में हमारी पृथ्वी है नहीं, थोड़ी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, कितनी झुकी हुई है, ये 23.5 का कोण बनता है। ठीक है, ये सब चीजें सामान्य चीजें हैं, इसे आप एनसीईआरटी से पढ़कर जानेंगे, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे पढ़ते रहेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय कहाँ और कैसे बनते हैं। हालांकि मैं बताती रहूंगी साथ साथ। बेटा दे इसे, बना रहा है, सेव कर दें। देखिए, जब बताए गए तो आपको पूरा बता देते हैं। ये जो इक्वेटर होती है ये 180 डिग्री की होती है, जो सीधी बड़ी लाइन होती है वो 180 डिग्री की, मैथ वाले तो जानते ही है ये सारी चीजें। तो इसमें जब हम 90 डिग्री का एक लंब डाल देते हैं, ठीक है, ये तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। उसके अलावा जितने भी कोण हम इस पे खींचते जाएंगे,
जैसे ये हमारा 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, इधर भी हमने 60 का खींच दिया और इसको हमने मिला दिया। तो ये क्या हमारा हुआ, 60 डिग्री का ये वृत्त बना एक, ठीक है, गोला। ये इधर है, पीछे भी होगा, हम 4D नहीं देख रहे हैं, 2D देख रहे हैं। तो फिर जो है ये पीछे भी होगा, पूरा सर्किल बना एक 60 डिग्री का पृथ्वी पर। इसके बाद हम फिर यहां से अगर हम 30 डिग्री का ये 30 डिग्री का कोण खींच दिए और इधर से भी और इसको मिला दिए, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री की कौन सी बनी, रॉकी का कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारी ऐसे बनी। फिर यही सेम प्रक्रिया इधर भी हम करते हैं, जितने डिग्री का कोण बना के हम मिलाते जाएंगे वो हमारी लाइंस बनती जाएंगी, जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हमने खींची है। ये हमारी बन क्या रही है, अक्षांश, अक्षांश रेखा, ठीक है। इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी सीधे सीधे खींच जाएगी वो हमारी लॉन्गिट्यूड होगी और उसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर से हम किसी स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को पता करते हैं कि वह किस दिशा में है और किस दूरी में है, ठीक है। देशांतर से जो हमारा जीपीएस काम करता है वो देशांतर पे काम करता है। और अक्षांश से, अक्षांश रेखाओं से हम ये पता करते हैं कि सूरज की रोशनी किस स्थान पर कौन सी कितनी तीव्रता की मात्रा पे पहुंच रही है। और अक्षांश और देशांतर को जब दोनों एक दूसरी जगह पे काटते हैं, उस स्थान को भी हम उस स्थान को मतलब नोट करके ये पता करते हैं किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो देशांतर का मेन काम होता है दिशा बताना। देशांतर, देशों में अंतर, चाहे आप हिंदी से ही शब्द को अर्थ को निकाल सकते हैं। तो देशांतर, तो देशों में अंतर बताता है, यहाँ पे ये है वहां पे वो है। जैसे हमने बताया था एक है अरुणाचल प्रदेश का की लाइन जो है वो हमारी टाइम डिसाइड करती है, और एक हमारी इलाहाबाद से होकर के जाती है। इलाहाबाद के नैनी, कहीं मिर्जापुर मिलेगा आपको, कहीं नैनी मिलेगा, ठीक है। वैसे वो नैनी से ही जाती है एनसीईआरटी में, लेकिन मिर्जापुर लिखा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, एनसीईआरटी की बात मान लीजिए, ठीक है। तो मिर्जापुर, अगर मिर्जापुर है ऑप्शन में मिर्जापुर दे दीजिए, वरना नैनी। तो वो नैनी से होकर के जाती है जो देशांतर, एक तो ये मान लीजिए आपका इंडिया है। तो ये जो देशांतर जा रही है और यहाँ पे जो देशांतर जाएगी, दोनों में अंतर है। ये मैप आपको एनसीईआरटी में दिख रहा है क्या, दिख रहा है, बहुत छोटा मैंने बनाया। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। सूरज की रोशनी जब पड़ेगी सबसे पहले यहाँ पड़ेगी, उसके बाद 4.5 घंटे बाद यहाँ आएगी, और गुजरात में और भी लेट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है, लेकिन फिर भी हमारी घड़ी जो मिलाई गई है वो एक ही टाइम बताती है। यहाँ का व्यक्ति भी 7 बजने को 7 बजने कहेगा, यहाँ का व्यक्ति भी 7 बजने को, लेकिन यहाँ 7 बजे सुबह हो सकता है रात रहे, नहीं, यहाँ हो सकता है सूरज दिखने लगे, और यहाँ हो सकता है 9 बजे या 10 बजे सुबह हो, ठीक है। तो 2-3 घंटे का अंतर हो जाता है। ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, इसे बदला जाना चाहिए, लेकिन अभी तक बदला नहीं गया। एक व्यक्ति गुजरात में बैठा है, एक व्यक्ति आपका
इलाहाबाद में बैठा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीनों के टाइम में अंतर है। ठीक है, तो देशांतर से हम टाइम भी देखते हैं और स्थान की दूरी और दिशा। ये पहले जो प्राचीन समय में, जब प्राचीन नहीं कहेंगे, भूगोल वेत्ता लोग जो थे, वो जब अपनी यात्राएं यात्रा करने निकलते थे, तो यात्रा के समय एक मैप लिया करते थे और अपने पानी वाले जहाज में लेकर चलते थे। तो पानी वाले जहाज में जब वो लेकर चलते थे, तो वो अब उसी अनुसार अपनी जहाज को मोड़ते थे कि हमें कहाँ जाना है। पहले उन्हें इतना पता, इतना अच्छा मैप नहीं था उनके पास, ना जीपीएस ना मोबाइल, कुछ भी नहीं था। सोचिए कैसे चल देते थे, और इतने बड़े महासागर में, अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इन सब में पार करते हुए वो कैसे कैसे इंडिया पहुंचे थे। सोचो आप, वास्को डी गामा कैसे इंडिया आया था। तो उन लोगों के पास हाथ से बनाया हुआ, अपना समझ बूझ के बनाते थे मैप। जो गणितज्ञ होते थे, जो गणित पढ़ते थे, मैथ पढ़े हुए लोग रहते थे, वही लोग ये बनाया करते थे कि अगर हम यहाँ से चलेंगे तो इतने डिग्री पे घूम जाएंगे, अपनी जहाज को इतने डिग्री पे घुमा देंगे, इतने मोड़ पे मोड़ देंगे, तो हमारी जहाज वहां पहुंच जाएगी। ऐसे करते करते वो खोजने निकले थे क्या, आपको इंडिया खोजने निकले थे, और पहुंच गए थे कहाँ, वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो उन्होंने जब इंडिया खोज लिया, तब उसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया कि वेस्ट में है, वेस्ट इंडीज इसका नाम रख दिया। वेस्ट इंडीज के लोग काले काले होते हैं। उन्होंने सोचा कि इंडिया मिल गया मुझे, बोले इंडिया मिला, इंडिया, तो इंडिया इंडिया बोले। लेकिन बाद में जब इंडिया मिल गया, तब उन्हें पता चला कि ये तो इंडिया दूसरा है, उसे वेस्ट इंडीज रख दिए। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। सेव कर दे इसे। ये आपकी यहाँ पे वक्र रेखा होगी, ट्रॉपिका कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वक्र रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा होगी। इसे बना लीजिए अगर मन करे तो, जिन्हें न जानकारी हो बना लीजिए। अच्छा, जो मैथ नहीं पढ़ते ना, मतलब एकदम से लेस इंटरेस्टेड रहते हैं मैथ में, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आता इन चीज में। उन्हें लगता है हम रट लेंगे, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं हम रट लेंगे, लेकिन उसकी जो परिभाषा आप रटते रटते थक जाओगे, किसी को समझा कभी नहीं पाओगे, कभी नहीं समझा पाओगे। लेकिन जब आप ऐसे समझ लोगे ना, बहुत इजीली आप समझा दोगे किसी को। मैथ में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई आगे। तो जो है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था और मुझे मार्क्स भी मिले थे इस पे। मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा था, उस वजह से मुझे 86 मार्क्स आए थे 100 में, मैथ में 10th क्लास में। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं आता मुझे मैथ, छूट जाता। मैथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मांगता है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैथ रहेगा, वरना वो खत्म। बना लिए होंगे आप, आगे चले। ग्रासलैंड, घास के मैदान, दो प्रकार के, एक ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय।
दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड कोस्ट देखिए ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये आपको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मिलेंगे उत्तर में, और दक्षिण में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ये जो इक्वेटर है ना इसे दो भागों में बांट देती है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो इक्वेटर है ना आपके गोले को मतलब पृथ्वी को, गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, गोल प्लस अर्थ ये दो शब्द है इसमें, गोल अर्थ। गोलार्ध मतलब आधा आधा कर देती है इक्वेटर, उत्तर को उत्तरी भाग दक्षिण को दक्षिणी भाग, इसीलिए इसमें जो अक्षांश बनेगी दक्षिण वाले में उसे दक्षिणी अक्षांश और उत्तर वाले को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो जब हम 10 डिग्री से 25 डिग्री तक चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इधर भी ऐसे बना देते हैं। तीस डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ तक और ऐसे 30 डिग्री साउथ से
45। ये साउथ, साउथ समझ लेंगे ना आप, तो ये एस लिखा है मैंने एस, अभी आप 5 का समझ लें। ये आपका उपोष्णकटिबंधीय। अच्छा, ज्यादा अक्षांश में कौन मिल रहा है? 30 से 45 15 और 10 से 25, कितना इसमें हो रहा है? 15। दोनों बराबर ही मिल रहे हैं कि बराबर अक्षांशों में है। कभी कभार मान लीजिए किसी एग्जामिनर का मूड हो गया और आपसे पूछ लिया कि जो है ज्यादा विस्तार किस प्रकार के घास के मैदान का है, तो आप इसको गेस कर लेंगे आराम से, जब आपको ये याद रहेगा 10 से 25 और जो है 30 से 45, तुरंत मिल जाएगा आपको आंसर। अच्छा, आंसर आपको कुछ कुछ चीजें रीजनिंग लगानी पड़ती हैं कभी कभार, ये आपको हर टीचर हर चीज नहीं बताएगा, खुद करना पड़ेगा, है ना। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे। एक एक चीज और बता देते हैं आपको, ये 45 तक जा ही रहा है, कहीं कहीं उत्तरी गोलार्ध में केवल यह 50 तक जाता है, 50 तक जाता है, क्योंकि स्थल खंड का विस्तार विस्तार यहाँ लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड का विस्तार अधिक है। ठीक है, इसलिए ये 50 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश तक मिलते हैं। जब स्थल रहेगा तभी तो घास मान ये सारी चीजें होंगी, और सब महासागरों में तो घास तो होगी नहीं। हाँ, एक घास पाई जाती है अटलांटिक ओशियन में, जहाँ टाइटेनिक जहाज फंस गई थी। टाइटेनिक देखे आप लोग? नाम तो सुने होंगे टाइटेनिक, कभी देख लीजिए, हिंदी में भी उपलब्ध है आप, और इंग्लिश में तो है ही। इंग्लिश तो उन लोग के समझ में हमें नहीं आती उतनी। हाँ, हिंदी में डब्ड मूवी मैंने देखी थी, तो उसमें देखा था। और वो टाइटेनिक का मतलब यही होता है कि जो है अभी अभी टाइटेनिक वाला मामला फिर से बहुत ज्यादा उजागर हुआ है, क्योंकि टाइटेनिक को देखने के लिए एक पिता और बच्चा उसका शायद गए थे पनडुब्बी से, और वो वहां गए, दोनों समा, क्योंकि अटलांटिक ओशियन जो है वो, जो उसमें बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल में 3 द्वीप हैं, 3 आइलैंड हैं जो ट्रायंगल बनाते हैं, एक आइलैंड, 2 आइलैंड, 3 आइलैंड, ऐसे आइलैंड है और तीनों ट्रायंगल बनाते हैं। तो वो जो है उस जगह पे कुछ ऐसा है कि जो कुछ भी जाता है वहां से वापस नहीं आता। तो टाइटेनिक वाला मामला फिर से एक बार बहुत उभरा हुआ है कि टाइटेनिक जहाज डूबी थी, क्या हुआ। तो इसे मूवी देखना चाहे तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी उपलब्ध होगी। ये बना लिए आप, इसे जो बना रहे हैं आप इसे समझ भी लीजिएगा अच्छे से। ये जो मैं साथ के साथ समझाती चल रही, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। अच्छा, मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ ना, तो फिर मतलब तबीयत ठीक हो, अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो मतलब मेरा क्लास बंद करने का मन नहीं करता, मन करता है चलते रहो चलते रहो। और सच बताओ तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड को रात को 4 बजे तक पढ़ाया था, मतलब हम लोग 7-8 बजे बैठे थे ऐसे, और खाना नहीं बना, ऐसे हो रहा था कि चलो अभी बना लेंगे अभी बना लेंगे, ऐसे करते 10 बज गया, 12 बज गया, और रात को 4 बज गए, मतलब सुबह के 4 बज गए।
और वो कही अब बस अब मैं नहीं पढ़ूंगी। अच्छा मैं इतना मतलब उसके साथ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ भी रही थी, पढ़ा भी रही थी, उसे भी मजा आ रही थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर 4 बज गए जब, तो हमने कहा चलो छोड़ो जाने, तो 6 बजे तो कोचिंग ही जानी थी। फिर हम लोगों ने कुछ था अपने पास जो मतलब मुरमुरे वगैरह थे वो सब खाए और चल दिए कोचिंग। फिर जो है इलाहाबाद का समोसा बहुत फेमस है, तो समोसा जो है हम लोग खाए वही। फिर आके दोपहर में खाना बनाए, तो ऐसे हुआ था। मतलब ज्योग्राफी अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ने लगो तो मन नहीं भरता इससे, पढ़ते जाओ कितना जान लें। और आपके लिए तो नया है और भी अच्छा लगता होगा। अच्छा एग्जाम्पल अब आगे इसमें लिख लीजिए, कौन सा घास के मैदान में कौन सा मैदान है। आपको बहुत सारे विषय में दिखाई देंगे। पहला है समाना, ये आपका टेम्परेट में है। आप लोग पूरा लिखेंगे, मेरी तरह शॉर्ट नहीं। हाँ भी कर देते हैं। अच्छा कोई बता भी नहीं रहा है कि मैं इसको टेम्परेट लिख रही हूँ, ये ट्रॉपिकल है और ये टेम्परेट है। फिर है लागोस, लानोस में डबल एल है और सवाना में भी डबल एल है। ये है कंपोज,
कंपास, ट्रेन कंपास, वेल, ये कहाँ पर है ये हम आपको भी बताएंगे। किस स्पेलिंग में आपको STE डबल PE हैप्पी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय में ये आप कितने उष्णकटिबंधीय में ये 3 कितना नोट कर लीजिए। फिर आपको मैप में बता देते हैं कहां पर कौन सा है। और आड़ा तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा वर्ल्ड मैप आप भी बनाइए जैसे मैं बनाऊंगी। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है। फिर उसके बाद जैसे आवास वगैरह के प्रकार, ये सारी चीजें जब मानव भूगोल आएगा आपका, ह्यूमन ज्योग्राफी, आप ये जान लो जो ये पार्ट पढ़ रहे हो ये प्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी प्री में बहुत आती है। जो आपकी आएगी ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला आपके मेंस में आएगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, उसे आपको लिखना पड़ता है, इसलिए वो प्री में ज्यादा पूछते नहीं। हाँ, आवाज के प्रकार वगैरह कभी यूपी पीसीएस के प्री में पूछते हैं, और मेंस में आपको लिखने के लिए उसमें से मिलेगा ज्यादातर चीजें। और प्री के लिए तो फिजिकल ज्योग्राफी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी के ये सारे टर्म, अभी जलधारा आएगी, जल मंडल में आपके बहुत सारी चीजें, यही सब छोटे छोटे टर्म हैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी में भी वही देखने को मिलेगा। एक पढ़ना आप एनसीईआरटी में 2 चम्मच जल इसमें है, 7 चम्मच जल इसमें है, वो वाला वो बहुत अच्छी चीज है। और चम्मच याद रहा आपको ना तो वो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे कि जो है उसमें अनुपात पूछता है कि कितने अनुपात में कहाँ पर जल उपस्थित है, तो परसेंटेज भी आपको उसी में से आ जाएगा बहुत अच्छे से। और इसी साथ साथ आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते भी रहिए। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर ज्योग्राफी खत्म होने के बाद एनसीईआरटी पढ़ के मार्क कीजिए उसमें कि ये मुझे नहीं आया। ठीक है, आपने नोटबुक में उठा के देखिए पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, फिर नहीं है तो आप मेरे पास आइए पूछिए। लेकिन टर्म जो होता है वो टर्म आपको मतलब लॉजिकल होना चाहिए कि वो आएगा एग्जाम में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वो टर्म, तब उसके पीछे पढ़िए। वरना एक क्वेश्चन के पीछे 100 क्वेश्चन का टाइम मत बर्बाद कीजिए कभी भी, है ना। हो गया।
साथ साथ बनाते रहिए, उसके में ऐसा ऐसे अड़क अच्छा बनाइए, कैसे भी जैसे भी आए। कुछ ठीक ठाक लग रहा है। विश्व का मैप बनाना काफी मुश्किल है, और वो भी ये डिजिटल वाले में, जहाँ छूट जाता है फिर वहां से पकड़ना मुश्किल। हाँ हाँ, अरे नहीं, जो बन गया ठीक है, बस इतना इतना सही है, इतने में मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा इधर से करें। यार क्या कह रहा है? जाने को बैठे, जाने को कह रहा है। इसमें ज्यादा है नहीं, बस आपके 7-8 हैं। मैं बस फटाफट बताती जाऊंगी, 1-2 नंबर करके, आप नंबर लिख लो बस, क्योंकि मैंने इतना मेहनत से बना दिया है। नासिक ये मैप सेव कर लेना, कल फिर मुझे देना जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी, तो इसी पे फिर आगे बनेगा। प्लेन से तो देखिएगा, ये मैं खास का सिंबल बना रही हूँ, इसमें 1 नंबर 2 नंबर,3 नंबर, एक खास सिंबल बनाते रहिए आप भी, ताकि आपको पता लगे कि आपने खास का मैदान बनाया, वरना 1-2 करके छोड़ देंगे, पता नहीं क्या है। क्या वो सोच रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम हो गया। आज आपको रात तक बैठाएंगे, कल सुबह यहीं रहेंगे हम लोग, ठीक है? रात के खाने की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेंगे। कौन कौन रहेगा? कुछ हिम्मत वाली लड़कियां हैं, वो चिल्काना वाली लड़की तो रहेगी क्योंकि वो सोच रहे मैं जाएगी तो मैं जाऊंगी तो कुछ लोगों की जॉब की भी प्रॉब्लम है ना?
अच्छा बस फटाफट बातचीत कर रहे हैं, इतने में हो जाता है। बस इधर का हो गया। ये ग्रीनलैंड है, शूट किया था। यहाँ पे एक नंबर वाली वनस्पति है, एक नंबर यहाँ है ना, एक नंबर वाली ही वनस्पति है। चल जाना, आज तो यही रहोगे। बस हो गया है, 3 और बाकी है। बस इतना है, नोट कर लीजिए इसको। मैं कर दीजिए जरा। हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है छोटा, 12 नंबर। मैम निम्न लिखवा, हाँ निम्न लिखवा देंगे।